सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है रिट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक भारत के नागरिक होने के नाते भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, रिट क्या होता है, कितना टाइप्स होता है, उसको बहुत अच्छे से हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, समझेंगे। उससे पहले आप ये समझिए कि आपका जो मौलिक अधिकार है, आपके पास राइट दिया गया, पता है आपके पास बहुत सारा अलग अलग तरह का राइट आपके पास है। फंडामेंटल राइट है, आपके पास लीगल राइट है, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ह्यूमन राइट है। तो इस तरह का बहुत सारा क्या होता है, आपके पास राइट मिला है। उसमें से जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग राइट माना जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राइट माना जाता है। मतलब सबसे बड़ा राइट होता है कि क्योंकि जितना राइट है उसमें जो फंडामेंटल है, मतलब जिसका उल्लंघन राज्य भी नहीं कर सकता। राज्य कहने का मतलब यहाँ पे सरकार से, क्योंकि याद रखिएगा आप फंडामेंटल जब पढ़िएगा तो आर्टिकल 12 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया। क्योंकि जो हम लोग को मौलिक अधिकार मिला है वो किसके विरुद्ध मिला है, किसके अगेंस्ट में मिला है, तो राज्य के अगेंस्ट में मिला है। तो यहाँ पे राज्य बताएगा, तो राज्य का मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार भी समझ गया। ऐसा नहीं कि राज्य मतलब बिहार, यूपी, झारखंड, ये जब है ना, राज्य का मतलब सब आ जाएगा। केंद्र सरकार भी आ जाएगा और जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं, वो भी आ जाएगा। पंचायत भी आ जाएगा। मतलब जितना गवर्नमेंट सिस्टम होता है, गवर्नमेंट बॉडीज जितना होता है, वो सब राज्य में आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे राज्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो फंडामेंटल राइट जो हम लोग को मिला वो किसके अगेंस्ट में मिला है, तो राज्य के अगेंस्ट में मिला, मतलब स्टेट के अगेंस्ट में मिला। अब एक चीज समझिएगा, राज्य के अगेंस्ट में जो हम लोग को फंडामेंटल राइट मिला है कि राज्य जो है, मतलब सरकार जो है, वो मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा। ठीक, अगर मान लेते हैं कि राज्य मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो फिर मैं क्या करूंगा? क्या इसके लिए मेरे पास कोई अधिकार है? क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं? मैं कोर्ट का सहारा ले सकता हूं? क्या है इसके लिए उपचार, क्या है? तो यदि मैं आपको बताऊं कि आपके पास जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा दे दिया गया। आपके पास राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, बहुत तरह का आपके पास मौलिक अधिकार मान लीजिए दे दिया गया। लेकिन उस अधिकार को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। मतलब आपका अगर राइट का उल्लंघन होता है तो आप कहां पे जाइएगा, उसके लिए कोई उपचार नहीं किया गया। बोले कि उसके लिए कोई उपचार नहीं। तो अब मान लीजिए कि राज्य मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, सरकार मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, या कोई व्यक्ति मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर ऐसा संविधान में दिया रहता तो वैसे ही हो जाता जैसे एक टाइगर है वो टीथलेस है। समझ पा रहे बात? तो ये राइट टीथलेस टाइगर हो जाता। लेकिन हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे, विद्वान व्यक्ति लोग थे। उनको पता था कि अगर आप जो संविधान में हम लोग को राइट दिया जा रहा है, अगर आप उसका उपचार नहीं दीजिएगा, है ना, उसको एक तरह से प्रोटेक्शन नहीं दीजिएगा, तो फिर वो राइट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। वो बिल्कुल ऐसे ही टीथलेस टाइगर हो जाएगा। इसलिए हमारे संविधान निर्माता आर्टिकल 32 में ये हमारा मौलिक अधिकार कर दिया गया। उसमें लिखा गया क्या, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार। और हमारा आपका जो हम लोग का मौलिक अधिकार है, इसका यदि उल्लंघन होता है तो इसके लिए जो उपचार किया जाता है उसे ही कहते क्या, रिट। तो इसे ही कहते हैं रिट। ये हो गया रिट। तो रिट को अगर आपसे परिभाषित करने आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रिट, रिट क्या है, तो आप बता देना कि यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके लिए जो उपचार किया जाता है, उसके लिए जो व्यवस्था है, उपचार करने का जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं रिट कहते हैं। क्लियर? रिट दरअसल क्या होता है, एक ऑर्डर होता है और जो कि कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। किस कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है अभी हम लोग बात करेंगे। तो पहला चीज आप ये चीज ध्यान रखिएगा, रिट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी आपको ये चीज स्पष्ट हो गया कि रिट क्या होता है। तो हम लोग के मौलिक अधिकार का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसी के लिए उपचार जो किया जाता है, उसी का व्यवस्था को क्या कहते हैं, रिट कहते हैं। क्लियर? मैंने आपको बताया कि ये आर्टिकल 32 में दिया गया, और भी कहीं पे दिया गया, और भी कहीं पे दिया गया, अभी मैं बात करूंगा। लेकिन 32 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 32 हमारा फंडामेंटल राइट। तो बेसिक चीज आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आपको पता है कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है, पार्ट 3 में आता है। ठीक, और पार्ट 3 में जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 32 तक आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 32 तक आता है। और आपको पता है कि इस 14 से लेकर के 32 तक कितना, 6 फंडामेंटल राइट का बात किया गया। तो हमारे पास वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार। पहले कितना होता था, 7 होता था। पहले कितना होता था, 7 होता था, लेकिन अब कितना है, 6। एक आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्लियर चीज है ना। 44वां संविधान संशोधन 1978, अगर आपने पढ़ा होगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978,
उस अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। तो 7 था, अब कितना हो गया 6। तो 6 फंडामेंटल राइट जो है, इसमें पहला जो है हम लोग का राइट टू इक्वालिटी, इसमें आपका आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आ जाता है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक आ जाता है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23-24 में आता है। फिर उसके बाद चौथा है कौन सा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये 25 से 28 तक आता है। इसके बाद 5वां जो है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, है ना, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, ये 29-30 में आता है ना। ये किस में आता है, 29-30 में। पहले 1978 से पहले राइट टू प्रॉपर्टी 31 में आता था, तो लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, इसलिए 31 को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। तो अब 31 नहीं है, अब क्या है 32 है, इसलिए 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। और 32 में क्या आ जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 14 से लेकर के 32, ये हमारा मौलिक अधिकार। अब इतना बड़ा बड़ा राइट जो दिया गया है ना, एकदम 14 में, 15 में, 16 में, तो ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, 20 में है, 21 में, तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, आर्टिकल 32 का व्यवस्था किया गया। क्लियर है ना। अब एक चीज तो पहले आप ये स्पष्ट समझिए कि जो रिट होता है, ये जारी कौन कर सकता है, कौन जारी करता है, कोर्ट। मैंने आपको बताया कि ये कोर्ट के द्वारा जारी होता है, तो कौन सा कोर्ट जारी करेगा, तो ध्यान रखिएगा, रिट जारी करने का अधिकार वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। लोअर कोर्ट जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके पास रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। यदि संसद चाहे तो ऐसा कर सकता है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या लोकल कोर्ट को, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, क्या उसको रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन ये कौन करेगा, तो यदि आपसे पूछे राष्ट्रपति करेगा, है ना, संसद करेगा, तो कौन करेगा, संसद करेगा। कौन करेगा, संसद। तो पार्लियामेंट ये चीज कर सकता है कि अधीनस्थ जो न्यायालय होता है, कोर्ट जो होता है, उसको ये रिट का अधिकार दे सकता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रिट का अधिकार है। आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ये आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट जारी करेगा, और हाई कोर्ट जो है, ये आर्टिकल नंबर 226 के तहत रिट जारी करता है। तो आप एक बात समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट जारी करने का अधिकार है, ये ज्यादा, आप कह सकते हैं कि मतलब इसका वैल्यू बहुत ज्यादा, इसका वैल्यू इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि आर्टिकल 32 अपने आप में मौलिक अधिकार है। यदि मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है और मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, उसको करना ही पड़ेगा कार्रवाई, क्योंकि आर्टिकल 32 मेरा क्या है, मौलिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट को मना करने का अधिकार नहीं। तो मौलिक अधिकार क्या होता है, फंडामेंटल राइट, आप कह सकते हैं सुपीरियर राइट है ना, सुपीरियर राइट। जबकि हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है, ये 226 के तहत रिट जारी करता है ना, आर्टिकल 226 के तहत। और आर्टिकल 226 आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यहां पे आपका क्या है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, क्योंकि संविधान में दिया गया। देखिए फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या अंतर है, दोनों तो संविधान में दिए गए। अंतर ये है कि पार्ट 3 में, याद रखिएगा, आपसे अगर कोई अंतर पूछ दे तो स्पष्ट रखिएगा कि पार्ट 3 में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 मतलब भाग 3 में यदि कोई राइट दिया जाता है, तो उस राइट को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट। और पार्ट 3 के अलावा संविधान में कहीं भी राइट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार। ये स्पष्ट हो गया। तो ध्यान रखिएगा, पार्ट 3 के अलावा कहीं भी संविधान में राइट दिया गया तो उसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो आर्टिकल 226 पार्ट 3 में नहीं आता है। वैसे 300A अभी जो वर्तमान राइट टू प्रॉपर्टी, वो भी पार्ट 3 में नहीं आता। तो इस तरह का राइट जो पार्ट 3 के बाहर है, पार्ट 3 के बाहर है, उस राइट को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट से क्या होता है, कमजोर होता है, फंडामेंटल राइट सुपीरियर होता है। तो इसलिए हाई कोर्ट हो सकता है मना कर दे, बोले आना, कल आना, परसों आना, है ना, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उपचार करने से मना नहीं कर सकता। क्लियर चीज है ना। हाई कोर्ट का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन है ना, अपने क्षेत्राधिकार में काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं, इसका तो पूरा भारत में है ना, पूरे भारत में कहीं भी ये क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो क्लियर है ना। तो ये आप ध्यान रखना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का भी ज्यूरिसडिक्शन है इंडिया के बाहर, है ऐसा ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार जो है वो इंडिया तक ही, इंडिया के बाहर उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता, वो तो पता ही अब। तो खैर, तो अभी आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, रिट है ना। रिट जो है वो कौन जारी करता है, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करेगा, तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत करेगा। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करेगा, आर्टिकल नंबर 226 के तहत करेगा। क्लियर है।
अब देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि आपको पता है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 32, खास करके 32, क्योंकि ये उपचार देता है। ये आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है कोई तो उसका उपचार प्रदान करता है। यही वजह है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इस आर्टिकल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, ये संविधान की आत्मा है। तो ये सवाल भी पूछता है आपसे एग्जाम में कि अंबेडकर के अनुसार सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, तो आप आर्टिकल 32 कीजिएगा। अगर अंबेडकर साहब का नाम नहीं देगा तो आप प्रियम्बल को टिक कीजिएगा, प्रस्तावना को बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, है ना। लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बी.आर. अंबेडकर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो आप बता दीजिए कौन सा है, आर्टिकल 32। एकदम याद कर लीजिए इसको, ठीक है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32, क्लियर है ना। अब हम लोग समझते हैं कि जब रिट जारी करने का इनके पास अधिकार है, रिट, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे, यहां पे बहुत लोग फंस सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिट जारी करने का दायरा किसका बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा है कि हाई कोर्ट का बड़ा है, तो क्या होगा आंसर, हाई कोर्ट। अब बहुत लोग बोलेंगे सर सुप्रीम कोर्ट, बोले नहीं, हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो कब करेगा, जब आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के साथ साथ लीगल राइट का उल्लंघन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन होगा, है ना, मतलब अदर्स जो आपके पास राइट है उसका भी उल्लंघन होगा तो भी ये रिट जारी करेगा। उस समय सुप्रीम कोर्ट रिट नहीं, अगर आपका लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, समझिएगा, अगर आपका कोई लीगल राइट है, आपको अधिकार कोई मिला है, तो आप कहाँ जाइएगा, तो लीगल राइट का कोई वायलेशन होगा तो आप कहाँ जाइएगा, हाई कोर्ट जाइएगा, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। उस समय आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लीगल राइट है, लीगल राइट में यहाँ नहीं। जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको पता है कि कोर्ट में जो प्रक्रिया होता है, क्या होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपीलिएट कोर्ट है ना, अपीलीय न्यायालय। क्या है ये, अपीलीय न्यायालय, मतलब जब आपका लोअर कोर्ट से डिसीजन सुना दिया जाता है, आप संतुष्ट नहीं होते, तब आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से खुश नहीं होंगे फिर आप कहीं नहीं जा सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। मतलब वो अलग बात है, रिव्यू पिटीशन ये सब चीजें है ना, राष्ट्रपति को क्षमादान, वो सब अलग चीज है, ठीक है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ये लास्ट अपीलेट कोर्ट है। इसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। अपील भी कीजिएगा तो कहां पे कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में ही। रिव्यू पिटीशन भी जाएगा तो कहां पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ही। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं। तो क्लियर, तो आप ये ध्यान रखिए, ये अपीलेट कोर्ट है। लेकिन यहां पे बात हो रहा राइट, आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना बड़ा मुश्किल है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तो आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया हमारे संविधान निर्माता के द्वारा, कि तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो कोई लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट जाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट कहां चल जाओ, सुप्रीम कोर्ट। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते थे हमारे संविधान निर्माता फंडामेंटल राइट को, ताकि आम व्यक्ति इस फंडामेंटल राइट का प्रयोग कर सके। और यदि आपका उल्लंघन किया जाता है फंडामेंटल राइट का, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का सहारा लीजिए, और ये भी आपका मौलिक अधिकार है, वो भी मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस था उनके नजर में फंडामेंटल राइट। लेकिन आजकल हम लोग उसको यूज नहीं करते। नहीं करने के पीछे का कारण क्या है, एक तो मैं तो कई क्लास में देखता हूं कि स्टूडेंट से जब पूछता हूं कि फंडामेंटल राइट के बारे में, उनको नहीं पता होता है। आप स्टूडेंट से, आपको नहीं पता, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे, चलो आप पढ़ ले रहे, लेकिन आप भी तैयारी नहीं करते तो आपको नहीं पता होता। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, आप अपने रिलेटिव से पूछिएगा, भाई बहन से पूछिएगा, नहीं पता होगा फंडामेंटल राइट के बारे में, बहुत गहराई से नॉलेज नहीं हो। जबकि ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए एक भारत के नागरिक होने के नाते कि मेरा मौलिक अधिकार क्या क्या है। तभी तो लोकतंत्र सशक्त होगा, है ना, लोकतंत्र मजबूत होगा जब हम अपना मौलिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। और यदि मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम इसका क्या करेंगे, इसका उपचार करेंगे, ठीक है। इसका उपचार का व्यवस्था जो दिया गया उस अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार क्या करेंगे, अपना उपचार करवाएं। तो खैर चलिए, तो आप देखिएगा, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो रिट दिया गया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दायरा अगर पूछ दे तो हाई कोर्ट को टिक करिएगा, सुप्रीम कोर्ट मत टिक करिएगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है इसलिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का भी उल्लंघन होगा तो हाई कोर्ट जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो ये देखिएगा। हाँ, फिर अलग बात है कि यहाँ से डिसीजन जब आ जाएगा तो अपील आप फिर सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। लीगल राइट का वायलेशन होगा, आप हाई कोर्ट जाएंगे। फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट। क्लियर चीज है ना। अब हम लोग देखते हैं रिट। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि रिट होता क्या है, पूरे डिटेल में मैंने आपको बताया रिट क्या होता है। आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास वर्तमान समय में रिट जारी करने का क्या है, अधिकार है। क्लियर है। अब आपको ये ध्यान रखना, जो टाइप्स ऑफ रिट है,
रिट का जो प्रकार है वो कितना है, तो ध्यान रखिएगा 5 प्रकार का रिट है। कितना प्रकार का रिट है? 5 प्रकार का। तो आपको तो पहले ये याद रखना है, टाइप्स ऑफ रिट कितना है टोटल? 5। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कितना रिट है? 5। ये पांचों को तो याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचों को आप क्या कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। कौन कौन सा है मैं लिख देता हूं। पहला है हेबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस। अच्छा, जो हिंदी मीडियम में है मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं लिख दूंगा। तीसरा है प्रोहिबिजन। चौथा है सर्चोरिटी। पांचवा है को वारंटो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिजन, सर्चोरिटी, को वारंटो। ठीक है, ये पांच क्या है? रिट। हिंदी में मैं लिख देता हूं, ये भी ध्यान रखिएगा। हेबियस कॉर्पस को हिंदी में कहते हैं हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंडेमस को हम लोग कहते हैं परमादेश। क्या कहते हैं? परमादेश। प्रोहिबिजन जो है इसको कहते हैं हम लोग प्रतिषेध, या निषेध भी कह सकते हैं, प्रतिषेध निषेध। ठीक है, सर्चोरिटी जो है इसको हम लोग कहते हैं उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। को वारंटो को हम लोग कहते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का रिट, ये तो पहले आपको क्या कर लेना है, ये आपको याद कर लेना। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस परमादेश, प्रोहिबिजन प्रतिषेध, सर्चोरिटी उत्प्रेषण, और को वारंटो को बोलते हैं अधिकार परीक्षा। क्लियर है ना? तो ये 5 प्रकार का रिट है। अब हम लोग देखेंगे कि ये रिट जो है, ये जो रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा, ये कैसा उपचार प्रदान करता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबको क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो पहला हम लोग पहले अभी देखेंगे कौन सा, हेबियस कॉर्पस। कौन सा? हेबियस कॉर्पस। तो इसको आप लिख लीजिएगा। पहला क्या देखेंगे हम लोग, हेबियस कॉर्पस। तो पहला रिट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, वो क्या है, हेबियस कॉर्पस। एक मिनट, अब देखिए हेबियस कॉर्पस क्या है। ध्यान से समझिएगा, है ना। एक तो पहला चीज क्या है कि हेबियस कॉर्पस एक ऐसा रिट है, आप कह सकते हैं कि कोई भी पुलिस नहीं चाहेगा कि मेरे जीवन में कभी कोई मेरे पे हेबियस कॉर्पस का केस करे, है ना। बड़ा खतरनाक चीज होता है, बहुत खराब चीज होता है पुलिस वाले के लिए, अगर गलत जो करते हैं उनके लिए, है ना। हेबियस कॉर्पस आपके पास बड़ा प्रोटेक्शन का बहुत अच्छा राइट है। क्या राइट है? देखिए, आपने पढ़ा होगा कि यदि पुलिस आपको अरेस्ट करता है, पुलिस आपको अरेस्ट करता है, तो आपको मौलिक अधिकार है। क्या मौलिक अधिकार है? कि एक तो अरेस्ट जो कर रहा है उसके बारे में, अरेस्ट का कारण आपको जानने का अधिकार, ये आपका फंडामेंटल राइट। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में ये क्या दिया गया आपको? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। वहां पे बात किया गया कि आपको गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण दिया गया। ठीक है, उसमें बताया गया कि आपको मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। आप अपने लीगल एडवाइजर्स को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तीसरा एक चीज बताया गया उसमें कि 24 घंटे के भीतर, 24 आवर के अंदर उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। मतलब जो पुलिस अरेस्ट किया है जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को पेश करना पड़ेगा कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब वहाँ पे हाजिर करवाना पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का टाइम पीरियड कितना दिया गया? 24 घंटा दिया गया। ठीक है, इसमें अवकाश का टाइम, यात्रा का समय, ये सबको छोड़कर, है ना, जर्नी टाइम, ये सबको छोड़कर, ठीक है, उसको 24 घंटा में काउंट नहीं होता है। अब देखते हो बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे गांव घर में खास करके आप देखिएगा कि मुझे भी लोग बताते हैं कि ऐसा सा बोलता है पुलिस, इस तरीके से बोलता है कि चलो 2 दिन का जेल का हवा खाएगा, तुम्हारा होश ठिकाना आ जाएगा, चल तो वो पकड़ के ले जाते हैं। गांव घर में बहुत जगह पे ऐसा भी देखा गया कि लोग, पुलिस क्या किया, लोग को पकड़ के ले गए। वहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग हैं, मान लीजिए कोई ऐसा जगह, और कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको नहीं पता उनके पास राइट क्या। पढ़े लिखे लोग को तो पता ही नहीं राइट क्या है, तो बाकी तो छोड़ ही दीजिए, है ना। इंडिया में इस चीज़ की कमी है, मैं खुल के बोलता हूँ, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, बिल्कुल फ्लॉप है ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम लोग रट्टू तोता बनाते हैं बचपन से, है ना। बच्चा को क्या बोलते हैं? रटो,
वो स्टैंडर्ड 5 में पढ़ रहा है, वो पूरा रट रट के एग्जाम पास कर गया, 6 में गया 5 वाला भूल गया, 6 को भी रट के पास किया, एकदम 99.9% ले आया, फिर 7 में चला गया, लेकिन वो फिर क्या हो गया, 6 का भूल गया। कॉन्सेप्ट क्लियर पे हम लोग फोकस नहीं करते। यही वजह है कि यूपीएससी जैसा एग्जाम जब होता है तो 30% 35% लाने में हालत खराब हो जाता है, 30% नहीं ला पाते। अब 30% 35% ला के आईएएस बन गए। जब आईएएस बन के और बड़ा बड़ा भाषण देता, हम तो बचपन से ही ब्रिलियंट थे, बचपन से ही पढ़ रहे थे, इतना पढ़ते थे, वो पढ़ते थे। कोई 10 का बच्चा पूछता है कि अच्छा भैया कितना परसेंट मार्क्स आया, धीरे से बोलेगा 32%। वो बच्चा हंसते हंसते लौट जाएगा, बोले 35% में तो 33% में तो हम लोग स्कूल में अकेडमी में पास होता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो तुम तो फेल हो गया और तुम आईएएस बन गए, इतना बड़ा बड़ा बात कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है वो बड़ा क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हम लोग बचपन से नहीं करते। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता, राइट वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, उसको कैसे आपको यूज़ करना वो सब चीज़ सिखाया जाता है, तो फिर बहुत चीज़ आसान हो जाता। तो एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, है ना, एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए। अच्छा, ये भी मैं मानता हूँ जो कॉन्सेप्ट क्लियर का एजुकेशन सिस्टम दिया जाता है हमारे यहाँ, तो वो इसी सब में दिया जाता है जो हम लोग कर रहे हैं, है ना, या जो कोचिंग सेंटर को चला रहे हैं, वो रियल में देखा जाए तो थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन वहीं पे आपको मिल रहा है। स्कूल कॉलेज में तो नहीं मिल रहा, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन वहीं पे आपको मिल रहा है सही मायने में। जो आईएएस का बड़ा बड़ा कोचिंग है, फिर अच्छा कोचिंग है, जो अच्छे शिक्षक है वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो है ना, तो वो एक तरह से रियल में क्या कर रहे हैं, है ना, क्वालिटी वाला एजुकेशन। इस चैनल पे आपको क्वालिटी वाला एजुकेशन मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, मैं बता सकता हूँ बिल्कुल, यहाँ पे आपको क्वालिटी वाला एजुकेशन मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्वालिटी बेस पर ही क्या करते हैं, पूरा स्टडी करवाते हैं, रट्टू तोता हम लोग नहीं बनवाते, ठीक है। तो खैर ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो हेबियस कॉर्पस है ना, आपको पता है कि मैंने आपको क्या पता एग्जांपल दिया, गांव घर में क्या होता है, या कहीं पे देखिएगा पुलिस धमकी देता है या पकड़ के ले जाता है, क्यों पकड़ के ले गया, रिश्वत लेगा, उससे पैसा लेगा, फिर उसको छोड़ देगा। तो लोग को पता नहीं है कि उसको 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। यदि पेश नहीं करेगा तो हेबियस कॉर्पस रेट उसके खिलाफ जारी हो जाएगा। तो हेबियस कॉर्पस रेट एक तरह से प्रोटेक्शन है। हेबियस कॉर्पस रेट एक तरह से आदेश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है उस पुलिस को कि तुम इसको 24 घंटे के भीतर क्या करो, पेश करो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने। यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुआ तो ये रेट क्या होगा, जारी होगा उसके ऊपर, है ना, उसके खिलाफ जारी होगा, और वहां पे फिर उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो बहुत मतलब बुरा कार्रवाई किया जाएगा, आप समझना, मतलब उसका नौकरी तक चल जा सकता है, सस्पेंड हो जाएगा, फाइन लगेगा, बहुत सारा। वो दरोगा जी जो होगा, बड़ा बाबू जो होगा, या फिर जो थाना प्रभारी होगा, जो भी होगा, जो भी ये कृत्य कर रहा है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, वो लोग को क्या होगा, सजा मिलेगा। तो हेबियस कॉर्पस बहुत बड़ा प्रोटेक्शन हम लोग के पास। तो याद रखिएगा, जो हमारा पर्सनल लिबर्टी है उसका अगर उल्लंघन करता है, हम लोग का जो यदि किसी को अरेस्ट करता 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश करता है, अब उसको हवालात में रख दिया 48 घंटा तक, पैसा वैसा लिया, उसको छोड़ दिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया, तो फिर उसके ऊपर क्या होगा, कार्रवाई किया जाए। तो हेबियस कॉर्पस आप ये याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में, यही वाला लाइन पूछेगा कि 24 घंटे के भीतर अगर पेश नहीं होता तो कौन सा रेट जारी किया जाता है, तो आप बता देना हेबियस कॉर्पस रेट जारी किया जाता है। ठीक है, क्लियर ये चीज है ना। यहाँ पे हेबियस कॉर्पस रेट जो है ये किसके खिलाफ जारी होता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा, हेबियस कॉर्पस रेट जो है ये जो जारी होता है ये पब्लिक सेक्टर और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर, है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा, पब्लिक सेक्टर और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ भी हेबियस कॉर्पस रेट जारी होता है। क्योंकि अब आपको लगे सर प्राइवेट सेक्टर है ना, तो आपको मैं बता दूं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है पब्लिक या प्राइवेट, तो बोथ, है ना, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। देखिए, प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर भी ये रेट जारी होता है, सरकार के खिलाफ, है ना, मतलब कोई पुलिस एजेंसी है ना, या कोई भी ऐसा एजेंसी जिसको गिरफ्तार करने का अधिकार है, उसके खिलाफ भी जारी होगा। और प्राइवेट सेक्टर कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है, वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, किसी का किडनैप कर लिया, है ना, किसी को पकड़ के रख लिया, तो मेरे पास कोई राइट नहीं कि मैं उसको अरेस्ट करके रखूँ, है ना, और उसको मैं पकड़ के रख लिया और फिर मैं उसको जाने नहीं दे रहा हूँ। तो आप समझना, तो इसलिए प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी तो कोई किसी को बंदी बनाकर नहीं रख सकता। मैं बोल रहा नहीं तुम मेरे यहाँ काम करो, वो 8 घंटा काम किया, बोला कि हो गया सर काम, बोले नहीं फिर भी करो और एक्स्ट्रा करो, जबरदस्ती से काम करवा रहे, तो उसके खिलाफ भी क्या होगा, है ना, हेबियस कॉर्पस रेट जारी होगा। तो पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों के खिलाफ क्या होता है, रेट जारी होता है। तो हेबियस कॉर्पस, बस आप इतना दिमाग में रखना, हेबियस कॉर्पस क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से एक तरह से अरेस्ट किया जाता है, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया जाता, तो फिर ये रेट जारी होता है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया जाता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस मामला को देखेगा, अगर उसको लगेगा कि नहीं इसको आगे रखना चाहिए हिरासत में कुछ दिन, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देगा पुलिस को कि अब इसको कुछ दिन, है ना,
इतना दिन आप रख सकते हैं, तो ये किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर बोल देता है कि नहीं ये क्या है, ये निर्दोष लग रहा है, तुम लोग बेवजह इसको पकड़ के रखा है, जाओ इसको बाइज्जत क्या करो, बरी करो इसको और जाके इसको घर छोड़ के आओ, जहां से उठाया वहीं पे छोड़ के आओ। अब पुलिस का ये कर्तव्य है, एकदम धर्म है उसका, कि वो व्यक्ति को जहां से वो लाया है वहीं से वहीं तक वो पहुंचाएगा सुरक्षित। वो अपना गाड़ी में बैठाएगा, जीप में बैठाएगा, बोले चलिए आपको छोड़ देते हैं। अब वो व्यक्ति बोले नहीं नहीं तुम्हारे जीप में हम नहीं जाएंगे, पूरा गांव वाला सब देखने लगेगा कि फिर है ना, बोला हम ऑटो से चल जाएंगे। अगर वो ऑटो से भी जा रहा है, वो अपना गाड़ी से भी जा रहा है, तो पुलिस का प्रोटेक्शन जरूरी है, पुलिस उसके पीछे पीछे जाएगा और उसको वहां तक पहुंचाएगा, कहा जहां से उसको उठाया, उसको घर तक उसको क्या करेगा, छोड़ के आएगा। तो ये कोर्ट का ऑर्डर आता है, समझ पा रहे बात है ना। तो इलीगल तरीके से अरेस्ट करने का अधिकार नहीं। बहुत लोग सोचते हैं नहीं वर्दी पहन लिया पुलिस में है तो किसी को भी अरेस्ट कर लेगा, जेल घुसा देगा। नहीं, जेल घुसाने का अधिकार पुलिस के पास नहीं होता। जेल कौन घुसाता है, कोर्ट के द्वारा। कोर्ट जब उसको सजा सुनाता है तब वो जेल जाता है। पुलिस अपने हिरासत में रखता है ना, हिरासत में रखता है, फिर कोर्ट के सामने क्या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है, फिर मजिस्ट्रेट जो डिसीजन लेगा वही है ना, चाहे तो उसको छोड़ देगा, चाहे फिर आगे कुछ दिन और हिरासत में बोलेगा रखने के लिए, ठीक है। तो खैर, तो ये क्लियर है। तो हेबियस कॉर्पस यही होता है, इसी को बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, समझ में आया। नेक्स्ट रेट, अगला रेट जो है हमारा नेक्स्ट रेट जो है वो है मैंडेमस, परमादेश, ठीक है। अब इसका मतलब समझिएगा, इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। क्या होता है इसका मतलब, वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। इसका नाम है परम आदेश, परमादेश। कौन आदेश किसको दे रहा है, तो समझिएगा। देखिए, मैंडेमस रिट जो है, ये रिट जो है ये जारी जो होता है ये पब्लिक सेक्टर के खिलाफ, याद रखिएगा। मैंडेमस रिट प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ जारी नहीं होता, ये आपको याद रखना है। हेबियस कॉर्पस में मैंने आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों के खिलाफ जारी होता है, जबकि मैंडेमस रिट जो होता है ये केवल और केवल किसके खिलाफ जारी होता है, ये पब्लिक सेक्टर के खिलाफ जारी होता है, ये प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ जारी नहीं होता। ये क्या होता है, देखिए, कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जो सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, यदि वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे, यदि वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, या फिर वो अपना काम करने से मना कर रहे, तो वैसे अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ जारी होता है मैंडेमस। यहां पे सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा मैंडेमस, परमादेश, परम आदेश, कि हम तुमको आदेश देते हैं कि जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको तुम क्या करो। अब समझे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ, ये बहुत बड़ा हथियार हम लोग को मिला है। एक तो हेबियस कॉर्पस का हथियार है ही पुलिस के खिलाफ, ये भी बहुत बड़ा हथियार है। जितना आप सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चूंकि हर व्यक्ति को सरकारी काम का जरूरत पड़ता है, कभी आप नगर पालिका चल गए, नगर निगम चले गए, कभी वहाँ पे, कभी जल विभाग में आप चल गए, है ना, कभी डीएम के पास ज़रूरत पड़ा, कभी है ना कोई क्लर्क के पास ज़रूरत पड़ा, कभी आप लाइसेंस बनाने गए, तो आप समझना अलग अलग, है ना, लोग को ब्लॉक में काम होता है, ब्लॉक में गए तो आप समझना अलग अलग जगह पे आपको काम पड़ते रहता है। तो वहाँ पे आप मैंडेमस का प्रयोग कर सकते हैं, यदि आपके साथ वो काम ठीक से नहीं कर रहा, रिश्वत चाह रहा है कि घूस दे दे हमको। तो ऐसा क्या, जैसे मान लीजिए आप लाइसेंस बनाने गए, ठीक, आप लाइसेंस बनवाने गए, तो आप लाइसेंस बनाने गए तो आप पूछे कि मेरा लाइसेंस कब बनेगा, सब चीज़ फॉर्म फिल करके आप सब चीज़ दे दिए, अपना टेस्ट, लाइसेंस आ ही नहीं रहा। अब छोटा बाबू है, छोटा बाबू बोलोगे जाओ एक काम करो, बड़ा बाबू के पास जाओ। बड़ा बाबू के पास गए, बड़ा बाबू सर उठा के नहीं देख रहा, बोले भाई बताइए मेरा लाइसेंस कब बनेगा। बड़ा बाबू बोला जब तुम मंझला बाबू के पास चल जाओ। पता चला आपको दौड़ा रहा, इधर से उधर, इधर से उधर, फिर उधर से एक चपरासी इशारा करता है आपको कि काम करो, इधर आओ, ऐसे नहीं होगा, 5,000 रुपया खर्च करो, तुरंत तुम्हारा लाइसेंस बन के, है ना, तैयार हो जाएगा। तो आप समझना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति जब अधिकारी के पास या फिर वो जो क्लर्क के पास जा रहा है, छोटा बाबू बड़ा बाबू के पास जा रहा है, वो उससे बात भी नहीं कर रहा ठीक से, या फिर वो उसका काम नहीं कर रहा, वो बोला कि मेरा लाइसेंस बना के दो, बोले नहीं बनाएंगे। तो पूछेगा क्यों नहीं बनाएगा तो मेरा लाइसेंस, बोले तेरा शकल अच्छा नहीं है इसलिए नहीं बनाएंगे, अभी तो कोई कारण नहीं हुआ। तो तुमको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों मेरा लाइसेंस आने में क्या हो रहा है, देर हो रहा है। एक तो तुम रीजन नहीं बता रहा, और लेट इसलिए कर रहा है क्योंकि तुमको रिश्वत चाहिए, पैसा चाहिए। तो यहां पे क्या था, यहां पे उस कर्मचारी का काम था कि वो उसका लाइसेंस बना के सही टाइम पे, जो भी टाइम निर्धारित किया गया उस टाइम पे उसको दे दिया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। तो आपके पास अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाकर मैंडेमस रिट जारी करवा सकते हैं।
तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि तुम क्यों नहीं, तो आप ऐसे भी उस अधिकारी कर्मचारी को धमकाइएगा, थोड़ा सा बोलिएगा कि तुम्हारे ऊपर हम मैंडेमस रिट जारी करेंगे। उसके बाद वो सर भी उठा के देखेगा और बोलेगा कि नहीं लीजिए, बस लाइसेंस तैयार है, बैठ। फिर चाय नाश्ता, थोड़ा सा चाय पी लीजिए, कुछ है ना, नाश्ता कर लीजिए, एक समोसा वमोसा खा लीजिए, आपको चाय समोसा भी खिलाएगा, है ना। आप कुछ बोलेंगे सर, अब बोल देगा कर दीजिए तो कर दीजिएगा, यदि बोलेगा जो करना करो तो आप कर दीजिए, आपको कौन पैसा लगता है इसमें, जाके आप रेट जारी करवा दीजिए, है ना। आजकल तो बहुत सारा, एक वकील को पकड़िए किसी से, है ना, करवा ही दीजिए, तभी तो सबक सीखिएगा। आप समझ रहे, याद रखिएगा, कोर्ट के पास आप वीडियो भी बहुत सारा देखे होंगे, आजकल तो वीडियो रिलीज होता है, हाई कोर्ट का वीडियो, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ा हो गया, हाई कोर्ट के पास भी जब आप देखिएगा बड़ा बड़ा एसपी IAS, है ना, ये लोग खड़ा होता है तो कांपने लगता है, बोलने का हिम्मत नहीं होता है, मंत्री लोग का हालत खराब होता है कोर्ट के सामने, आप समझ सकते हैं, कोर्ट के सामने आवाज नहीं निकलता है, एकदम हालत खराब होता है। आप हाई कोर्ट में देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट का तो बात ही छोड़ दिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो एकदम, है ना, एकदम अलग ही दुनिया में, एकदम उसको मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा, कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं चाहेगा कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में कोई जाए। क्लियर? तो यहां पे आप मैंडेमस में याद रखिएगा, मैंडेमस रिट कब जारी होता है, यदि कोई पब्लिक मतलब सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपना जो उनका कर्तव्य है, जो उसका काम है, जो उसको अधिकार, जो उसको काम मिला है, वो यदि करने से मना कर दे, रिफ्यूज कर दे, है ना, तो फिर उसके खिलाफ क्या होगा, मैंडेमस रिट जारी होगा कि तुम अपना, हम परमादेश, हम तुमको आदेश देते कि तुम अपना काम करो। लेकिन ये प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं जारी होगा। जैसे मैं अपने चैनल में पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं आज से आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, अब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, अब मैं आज आया हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, अब मैं बोलूंगा एक काम करते हैं, तुम लोग मेरा हिस्ट्री पढ़ो, नीरज का इतिहास। अब पता चला कि मैं आपको अपना इतिहास पढ़ा रहा हूं। आप बोले सर आप अपना इतिहास क्यों पढ़े, आप हमको अशोक का इतिहास पढ़ाइए, अकबर का इतिहास पढ़ाइए, अंग्रेज को कैसे हम लोग भागाए तो उसका इतिहास पढ़ाइए, आप अपना इतिहास। हम बोले नहीं, तुमको पढ़ना पढ़ो, नहीं तो जाओ यहाँ से, है ना, हम तुमको अपना ही इतिहास पढ़ाएंगे। तो हम अपना इतिहास, नीरज का इतिहास, हम बचपन से क्या क्या किए हैं पूरा कहानी सुना रहे, हर दिन आते कहानी सुना के चल जाते, है ना। तो मेरा एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न पढ़ो तुम लोग। तो यहाँ पे क्या है, मेरा कर्तव्य था कि मैं आपको इतिहास, रियल हिस्ट्री जो उसको पढ़ाऊं, या मैं अपना इतिहास पढ़ा रहा हूं, तो मैं भी तो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा हूं, मैं भी तो अपना धर्म नहीं निभा रहा हूं। तो क्या मेरे खिलाफ मैंडेमस रेट जारी होगा? नहीं, मेरे खिलाफ मैंडेमस रेट जारी नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है। क्लियर है ना। यदि मैं यही चीज कोई सरकारी कॉलेज में या सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूं, है ना, तो वहां पे अगर मैं बोलूंगा मुझे मिला है हिस्ट्री पढ़ाने, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, नहीं आज मैथ्स ही पढ़ो, है ना, तो आप समझना, मैं कोई कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस मुझे मिला है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मेरा वहां पे मैं अपना दायित्व को क्या कर रहा हूं, नहीं निभा रहा हूं। तो यदि मैं वहां पे अपना दायित्व नहीं निभा रहा हूं, तो फिर मेरे खिलाफ क्या होगा, मैंडेमस जारी होगा। मतलब पब्लिक सेक्टर के खिलाफ मैंडेमस जारी होता है, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ मैंडेमस रेट जारी नहीं होता है। क्लियर है ना, ये चीज समझना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसके खिलाफ कौन सा रेट जारी होता है, किसके खिलाफ कौन सा रेट जारी नहीं होता, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होगा, तो फिर आपको ये चीज समझने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला कि हम लोग को रट्टू तोता नहीं बनना, हम लोग क्या करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। क्लियर है ना। तो ये दो रेट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब प्रोहिबिशन, सर्चरी और को वारंटो को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत लंबा हो जाएगा, क्लास चल जाएगा, ठीक है। तो दो रेट को आज हम लोग क्या करते हैं, दो रेट को ही आज पढ़ते हैं, बाकी जो बचा हुआ रेट है उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन करिए, आपका क्या है, आपका अधिकार है, आपका ही चैनल है ना, आप क्वेश्चन करिए, ताकि हम लोग क्या करें। मैंने आपको बताया शुरू में कि हमारे चैनल में एकदम क्वालिटी एजुकेशन का हम लोग बात करेंगे और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। तो क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है, तो आपका भी यहाँ पे दायित्व बनता है कि आप भी क्या कीजिए, सवाल पूछिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल सवाल पूछिए। क्लियर है। तो मेरा कर्तव्य है कि आपके सवाल का जवाब दूं और आपका अधिकार है कि आप सवाल पूछें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।